क्वेश्चन कह रहा पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया था और मैंने ईयर लिखा था कहीं पे, ईयर नहीं दिख रहा है यार, गलत भेज दिया क्या मैंने? इन सब में मैंने ईयर भी लिखा था, मतलब ईयर क्या मतलब डेट लिखी थी, फर्स्ट शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। देखते हुए चलिएगा, अच्छे से इसको कवर करेंगे। अब देखो ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसको कैसे कुछ हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे थे, इधर पढ़ाता हूँ, इधर लिखता हूँ। कुछ हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे थे, ये क्या है बोलो सर, ये पूर्व है, ये क्या है बोलो सर, ये पश्चिम है, क्या है पूर्व है पश्चिम है, कई बार बताया भी है मैंने। ये क्या है बोलो सर, ये उत्तर है, और ये क्या है कहेंगे सर, ये दक्षिण है, ठीक है। ये क्या है बोलो सर, दक्षिण है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है बोलो सर, ईशान कहा जाता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है बोलो सर, नैऋत्य के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, नैऋत्य कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वायव्य कहा जाता है, वायव्य। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है बोलो सर, आग्नेय बोला जाता है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार सभी लोग कमेंट करेगा, आवाज आ रही है क्या सभी को। पूर्व को किस नाम से जानते हैं बोलो सर, प्राची कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम को क्या बोलते हैं बोलो सर, पश्चिम को प्रतीची बोला जाता है, प्रतीची कहते हैं, ठीक है ना, प्रतीची बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं कहेंगे सर, इसको उदीची बोला जाता है, उदीची याद रखिएगा, उदीची बोल देंगे। और दक्षिण को क्या बोलते हैं बोलो सर, दक्षिण को अवाची कहा जाता है, अवाची। कई जगहों पे क्या लिखा होगा, समीची भी लिखा मिलता है, समीची भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उदीची को वाम भी बोला जाता है, मतलब उत्तर को वाम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो फुल्ली पोस्टमार्टम हो गया इसका। यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा बोलो सर, आंसर आपका पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है बोलो सर, ईशान। एकदम हलवा क्वेश्चन आया था, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। सेशन शेयर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प में शब्द सुत भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद है, आपको बताना है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा व्रण, व्रण का मतलब क्या होता है, देखिए व्रण का मतलब होता है, एक तो या तो आप इसको घाव कह दोगे, या फिर आप कह दोगे शरीर का जो फोड़ा होता है, शरीर का फोड़ा, तो जो शरीर पर फोड़ा होता है, शरीर पर फोड़ा, तो फोड़ा को भी क्या बोलते हैं कहेंगे सर, इसको बोलते हैं व्रण बोलते हैं। और घाव को भी क्या बोला जाता है, व्रण बोला जाता है। वर्ण का मतलब क्या होता है बोल सर, रंग होता है, लेकिन ये उल्टा लिख दिया, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहे विष का मतलब क्या होता है बोल सर, इस विष का मतलब जहर होता है, इस विष का मतलब धन होता है, और इस विष का मतलब एक और होता है, यहां पे लिख देता हूं, एक आता है विष, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। विष, इसका मतलब क्या होता है बोल सर, कमल की नाल को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कमल की डंडी, या कमल की जो नाल होती है ना, नाल बोले तो जिसको मृणाल कहा जाता है, क्या बोला जाता है, जिसको मृणाल बोला जाता है, मृणाल, मृणाल, ठीक है ना, मृणाल बोलेंगे इसको। तो ये मृणाल क्या हो गई बोलो सर, ये आपकी इसको विष कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। कह रहा प्रकृत और प्राकृत, अब देखिए ससधर किसे कहा जाता है, ससधर कहा जाता है चांद को, किसको कहा जाता है, बोलो सर ससधर, तो ससधर किसे, चंद्रमा को। और ससीधर किसे कहा जाता है, तो सर ससीधर कहा जाता है किसको, शिव को कहा जाता है, ठीक है। प्रकृत का मतलब क्या होता है, प्रकृत, बोलो सर प्रकृत की बात कर रहा है, तो प्रकृत क्या है, प्रकृत का मतलब यथार्थ होता है, यथार्थ, यथार्थ बोले तो प्रकृत का मतलब होता है उचित, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राकृत है वो क्या है बोलो सर, वो भाषा है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या सभी लोगों ने डी किया था मेरे भाई, बताइएगा जरा सभी लोग कमेंट करके, सभी लोगों ने डी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। किसकी बात कर रहा है, शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। तो कह रहा है 10 बजने को 15 मिनट है, बोले सर नहीं, 10 बजने में 15 मिनट है, क्या बोलेंगे, 10 बजने में 15 मिनट है। जिस लेवल का आप लोगों ने पढ़ा था उससे बहुत कम लेवल आया था। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, नहीं, वह ऑफिस में बैठा नहीं, वह ऑफिस में बैठकर, क्या बोलेंगे, बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो यहाँ पे कर आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न करते हैं, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा बोल सर, राइट हो जाएगा। क्या सभी का ए आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, जरा बताइएगा। अजवायन है, विहार है, पराधीनता है, मुद्रिका है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने एक शब्द आपको बताया था कि भैया इनके आगे क्रिया लगा करके तुरंत देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कह रहा है अजवायन डाली गई, मतलब ये क्या हो गया बोल सर, ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया, अजवायन खाई गई। पराधीनता की स्वीकार की गई या ना स्वीकार की गई, मुद्रिका पहनी गई, ये स्त्रीलिंग है लेकिन विहार किया गया, तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा बोल सर, पुल्लिंग है, बाकी सबके सब क्या है, स्त्रीलिंग। कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, आपको बताना है। अब देखिए जो कुछ शब्द आते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं, किसमें रहते हैं, सदैव एक वचन, मैंने आपको बताया भी था। सदैव एक वचन वाले शब्द कौन कौन से बोले सर, जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग,
जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना यहाँ पे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, कौन सी, भाववाचक, भाववाचक जो संज्ञाएं हैं, जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं वो क्या है, सब एक वचन में आती हैं। उसके बाद कुछ शब्द है, जैसे जनता लिख दिया, ताश लिख दिया आपने, ठीक है ना, सहायता लिख दिया, सहायता बोल देंगे, सहायता, सहायता बोल दिया, और क्या बोलेंगे कैंसर, वायु बोल दिया, वायु बोल दिया, अग्नि बोल दिया, अग्नि, वर्षा बोल दिया। ये सब किस में आ जाएंगे, बोल सर ये सब के सब एक वचन में आएंगे। हस्ताक्षर प्रमाण दर्शन, ये क्या है, सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं। कैसे हैं, सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, याद रखिएगा, बहुवचन, ठीक है, ये सदैव बहुवचन में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बोल सर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी के सभी, ठीक है। कह रहा कि हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा बताएंगे। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, करण कारक की विभक्ति से होती है या के द्वारा होती है, के द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, जो साधन का काम करता है उसका या माध्यम का। कर्म कारक की विभक्ति होती है को। संबोधन कारक की विभक्ति आपकी लिखी हुई है, हे ईश्वर, हे राम, ऐसे ये सब संबोधन कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है, बोलो सर संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए होती है, या फिर क्या हो जाएगी, बोलो सर देने के अर्थ में क्रिया है तो दो हो जाएगी, को हो जाएगी। यहाँ पे सी वाला आंसर राइट हो गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, जरा बताएंगे कमेंट करके सभी लोग। शांति है, काज है, जलद है, ताप है। देखिए ताप का तद्भव क्या होता है, बोलो सर ताव होता है। क्या होता है, बोलो सर ताव होता है। जलद ही आपका तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। शांति भी आपका तत्सम शब्द है। काज जो है वो आपका तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका कार्य हो जाएगा। कर्म का क्या होता है, बोलो सर कर्म का काम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा बन गया, बी वाला आंसर क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम शब्द हैं, आपको बताना है। सभी शब्द तत्सम है। पीला का क्या होता है, बोलो सर पीला का पीत होता है, तत्सम। पलंग का तत्सम क्या होता है, बोलो सर पलंग का तत्सम पर्यंक होता है। क्या बोलेंगे, पर्यंक होता है। कुम्हार का तत्सम क्या होता है, बोलो सर कुम्हार का तत्सम कुंभकार होता है, कुंभकार। गधा का तत्सम क्या होता है, बोलो सर गर्दभ होता है, गर्दभ। ये सब तद्भव थे अभी तक। डंडा का क्या हो जाएगा, बोलो सर दंडा का दंड हो जाएगा। नाक का क्या हो जाएगा, बोलो सर नाक का नासिका हो जाएगा। बचा कौन सा, नव्य और स्वर्णकार, ये क्या है, तत्सम शब्द है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नव्य किसे बोलते कहेंगे सर, नया को। स्वर्णकार का तद्भव क्या होता है, बोलो सर सुनार होता है। आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नलिन और राजीव शब्द में नलिन है और राजीव है, ये किसके पर्यायवाची है, ये कह रहा है। तो नलिन है, राजीव है, अरविंद है, क्या बोलेंगे कहेंगे सर अरविंद है। पुंडरीक है, पुंडरीक, पुंडरीक बोल देंगे। एक शब्द आता है इंदिवर, इंदिवर बोल देंगे। तामरस कहा जाता है, तामरस। सतदल बोला जाता है, सतदल, सतदल, ठीक है ना। और जल वाले जितने भी पर्यायवाची हैं सबके पीछे जा लगा देना। ये सब किसके बन जाएंगे, बोलो सर सब के सब कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। पंकज भी बोला जाता है, किसके हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंबर किसका पर्यायवाची, तो बोलो सर अंबर जो है वस्त्र का पर्यायवाची है, और अंबर जो है आकाश का भी पर्यायवाची होता है। दो का पर्यायवाची मतलब ये अनेकार्थी शब्द है। उपवन का मतलब क्या होता है, बोलो सर उपवन का मतलब बाग होता है, वल्गा होता है। क्या बोलेंगे, वल्गा कहा जाता है। इसको बगीचा के नाम से भी जाना जाता है, बगीचा याद रखिएगा, ठीक है ना। उद्यान भी बोला जाता है, उद्यान बोल देंगे। आराम बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, आराम कहा जाता है। फुलवारी भी बोला जाता है भैया, फुलवारी याद रखेंगे। ये सब बगीचा के पर्यायवाची हो गए। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है, बोलो सर उत्कर्ष का मतलब वृद्धि होता है। उत्कर्ष का मतलब विकास होता है, विकास, ठीक है ना। उत्कर्ष का मतलब उत्थान भी होता है। ये उत्कर्ष के पर्यायवाची हो गए। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा क्यों, कब, कौन, क्यों, कब, कौन, ये कौन से सर्वनाम है बताइएगा। आप लोग कमेंट करेंगे। निजवाचक में क्या होता है, जहां भी आ जाए अपने आप, क्या आ जाएगा, बोले तो जहां भी अपने आप आ जाएगा, जहां भी स्वयं आ जाएगा, जहां भी स्वतः आ जाएगा, जहां भी खुद आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, बोले सर निजवाचक सर्वनाम। जब कोई करता, कोई भी काम अपने द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर लिखा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है ना ऊपर। अनिश्चयवाचक में मैंने बोला था 4 शब्द याद रखिएगा, कोई, कुछ, किसी, किसी, और एक शब्द और है किन्हीं। अगर आपने ये याद कर लिए तो ये अनिश्चयवाचक हो गए। निश्चयवाचक में मैंने कहा यह क्या है, कलम है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यह क्या है, कलम है, ठीक है ना। वह क्या है, किताब है। वे पुस्तकें हैं, वो मेज है, ठीक है ना। ऐसे शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ कह रहा क्यों, कब, ये सब प्रश्नवाचक हो गए। ऑप्शन नंबर बी, ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मदिरालय शब्द में संधि कौन सी होगी, जरा बताएंगे।
तो संधि के बारे में तो आप सबको पता है खूब अच्छे से, संधि कितनी होती है? बोलो सर 4। टोटल कितनी संधियां होती है? बोलो सर 3 संधि होती है, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये कौन सी संधि है? बोलो सर ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, इजी है, कर लोगे यहाँ पे यार। दीर्घ संधि का पहला नियम क्या कहता है कि आ और आ के बाद में क्या बोलेंगे? कहेंगे सर आ और आ के बाद में यदि आ और आ का योग होता है तो क्या बनता है? बोले सर तब आ ही बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोले सर यहाँ पे मदिरा लिखा हुआ है, मदिरालय, मदिरालय लिखा हुआ है। संधि कहाँ पे हो रही? बोले सर संधि यहाँ पे हो रही, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोले सर निकलेगा मदिर, हलंत लगाएंगे, यहाँ से आ को बाहर निकालेंगे, जो बचा उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। ये आ कब बना होगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पे आ और आ में से कोई एक रहा होगा, और इधर भी आ और आ में से कोई एक रहा होगा, ठीक है। इसको इसके साथ ठोक दो, इसको इसके साथ ठोक दो, एक मूल शब्द बना लो, जो भी बन जाए। तो यहाँ से क्या बनेगा? बोलो सर यहाँ से बन जाएगा मदिरा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? बोलो सर यहाँ से आ जाएगा आलय। ये क्या हो जाएगा? मदिरा धन आलय हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? बोलो सर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई लोगों ने इसमें भी गड़बड़ किया था, बता रहे थे। चलिए, तूफान आने की आशंका है, तूफान आने की संभावना है। तूफान देखो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव वर्ड है, वर्ण है, इसलिए मतलब नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे कह देंगे तूफान आने की आशंका है। वैसे संभावना भी यूज कर सकते हैं यार, वर्षा होने की संभावना है, तूफान आने की संभावना का यूज कर सकते हैं, संभावना ठीक रहेगा। कह रहा अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या बोलेंगे? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार 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 विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? विराम चिन्ह क्या बोलेंगे? ये जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह, इनकी संख्या कितनी है? बोलो सर इनकी संख्या जो है वो 20 है। कितनी है? बोलो सर इनकी संख्या 20 है। कौन कौन से? कोष्ठक। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बड़ा कोष्ठक, एक होता है आपका बड़ा कोष्ठक, एक होता है मंझला कोष्ठक, और नहीं ये बड़ा होता है, सबसे बड़ा ये होता है, उसके बाद शायद मंझला होता है, ये वाला मंझला बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मंझला कोष्ठक। उसके बाद एक होता है छोटा कोष्ठक, ये ध्यान रखिएगा। उद्धरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनके 2 भेद होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? तो 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है एकल उद्धरण, क्या बोलेंगे? एक होता है एकल उद्धरण, ठीक है, ये ऐसे बनता है ऐसे। और एक कौन सा होता है? बोलो सर एक होता है आपका दोहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण ये कैसे बनता है? तो बोलो सर ये आपका ऐसे बनता है, दोहरा उद्धरण, ठीक है। निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है थोड़ा सा, योजक चिन्ह ऐसे होता है, निर्देशक ऐसे भी कर सकते हैं। तो निर्देशक योजक से थोड़ा सा लंबा होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? कह रहा सतसई शब्द में कौन सा प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। हाँ सर बताएं। मैं क्लास सर मैं क्लास 10 में आइए ना, 10 में आइए, 10 में आइए, 10 में। चलिए देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया है, और इसमें आप लोगों ने आंसर क्या किया था मैं जानना चाहता हूँ। बैठिए ना, बताएंगे सभी लोग, बताइए स्पीड में। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग, किसने किसने इसमें आंसर किया था। और कई लोगों ने आंसर इसका गड़बड़ भी जो है किया है। अब देखो कह रहा है सतसई, सतसई बोले तो 7 सवों का, 7 अध्यायों का समूह। क्या बोलेंगे? 7, सतसई किसे बोलते? 7 अध्यायों का समूह की बात कर रहे हैं, समूह की। वैसे तो विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ पे सतसई क्या हो जाएगा? 7 का समुच्चय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 7 का समुच्चय। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था, मेरे अकॉर्डिंग उन्हीं का आंसर सही होगा। ये आ चुका है, किसमें आया है मैं बता दूं आपको। ये आपका एक बार हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम हुआ था, हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वहीं से ये उठाया गया है। मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाई कोर्ट आरओ में एक बार पेपर में ये पूछा गया था। यहाँ पे समुच्चय बोधक माना है उसने, और समुच्चय बोधक है भी। अब मैटर ये करता है कि आपका एग्जामिनर यूपी पुलिस वाला क्या मांगता है। अब आंसर की तो आनी नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिएगा सभी लोग, जितने लोग भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइएगा। देखिए एक चीज समझिएगा, संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जब 2 और 2 से अधिक क्रियाएं मिले, इसके 11 भेद होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको।
जैसे मैंने कहा क्या, मैंने कहा शिवानी ने खाना खाया, शिवानी खाना खा चुकी है, शिवानी खाना खा चुकी है, शिवानी खाना खा चुकी है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो खाना खा चुकी है की बात कर रहा है, यहाँ खा क्या हो गई, बोलो सर क्रिया हो गई, और चुकी क्या है, बोलो सर ये भी क्रिया है। तो आपने देखा दो अलग अलग क्रियाएं हैं, जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती तो संयुक्त क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया जब करता है, एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया स्टार्ट करता है, तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक प्यारी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है और याद भी होगी। ट्रिक ये है कि भैया कभी भी क्रिया के ठीक बाद क्या लग जाए, क्रिया के ठीक बाद कर और करके लग जाए, क्या लगे, बोलो सर कर और करके लग जाए, कर और करके लगा हो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, जब करता खुद काम ना करके किसी और से काम करवाता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नामधातु क्रिया किसे कहते हैं जरा समझिएगा, ये क्या है, बोलो सर संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। संज्ञा को क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं। संज्ञा से ही बना क्या है, बोलो सर सर्वनाम है। और उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, बोलो सर विशेषण बताता है। ठीक है, अब देखिए इनसे बना हुआ जो शब्द होता है, जो क्रिया होती है, जैसे आपने कहा इनसे बनी हुई क्रिया, जैसे आपने कहा हाथ, हाथ में आना प्रत्यय लगाया, ये क्या बन गई, बोलो सर ये हथियाना बन जाएगी, क्या बनेगी, हथियाना बन गई। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, बोलो सर ये नाम धातु हो गई, क्योंकि संज्ञा से बनी है। जैसे अपना शब्द है सर्वनाम, आपने आना प्रत्यय लगाया, ये क्रिया कौन सी बन गई, बोलो सर ये क्रिया आपकी बन गई अपनाना। तो ये अपनाना क्या हो गया, बोलो सर अपनाना ये नाम धातु क्रिया हो गई। आपने कह दिया क्या, यहाँ पे आपने कहा भैया विशेषण की बात कर रहे हैं आप, गर्म विशेषण होता है, आपने यहाँ पे आना प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन जाएगी, बोलो सर ये गर्माना बन जाएगी। तो ये गर्माना कौन सी क्रिया हो गई, बोलो सर ये नामधातु क्रिया हो गई। मतलब नामधातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर के बनती है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, अगर स्पीड बढ़ानी हो तो बता दीजिएगा। चिल्लाना से क्या निकाल लिया आपने, चिल्लाना से चिल्ला धातु निकाल लिया, आना प्रत्यय लगा, सॉरी आहट प्रत्यय लगाया, क्या लगाया आपने, आहट प्रत्यय लगाया, ये क्या हो गया, चिल्लाहट हो गया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोले सर यहाँ पे आपका लिखा है अभी, और उसके बाद क्या आ गया, बोले सर उसके बाद आ गया भाषण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोले सर ये आपका उपसर्ग शब्द है, ये क्या है उपसर्ग है, और भाषण क्या है, बोले सर भाषण आपका मूल शब्द है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास होगा, यही तो पूछा था। रक्त से रंजित क्या बोलेंगे, रक्त से जो रंजित है, क्या बोलेंगे, रक्त से रंजित, अर्थात रंजित का मतलब होता है रंगा हुआ, रंगा हुआ या सिंचा हुआ कह देंगे, रंगा हुआ। ठीक है ना, रक्त से रंगा हुआ, किससे रंगा है भैया, रक्त से रंगा है। से विभक्ति आ रही किसमें, बोले सर से विभक्ति आती है कर्ण कारक में, जब से रंजित की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बोले सर कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर दीजिएगा। बोलिए क्या सभी लोगों ने सी ही आंसर किया था। चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन देखेंगे। परोक्ष का विलोम क्या होगा जरा बताइएगा। दृष्टव्य का क्या हो जाएगा, बोलो सर अदृष्टव्य, या फिर आप क्या कर दोगे यहाँ पे, हाँ अदृष्टव्य कर दीजिएगा, सही रहेगा। क्या बोलेंगे, अदृष्टव्य कर देंगे। ठीक है, अदृष्टव्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्थूल का क्या होगा, तो बोलो सर स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म। परोक्ष का क्या होगा, बोलो सर प्रत्यक्ष होगा। मैंने आपको बताया था जब परोक्ष में अपरोक्ष नहीं, यहाँ पे अपरोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों दिया हो तो हमेशा प्रत्यक्ष को प्रायोरिटी दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब क्या होता है जरा कोई बताएगा मुझे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों है, तो यहाँ पे ये वाला तो कट जाएगा। जान चली जाए पर पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, तो ये भी नहीं होगा, बचा 50-50। नहीं वो तो फिर आप अलग पहुंच गए, कोई बात नहीं, गलत कर दिए थे आप, सही करो। बताओ आंसर सभी लोग जल्दी से, कितने लोगों ने गलत किया था। थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दें सर, थोड़ा सा वॉइस बढ़ाइए ना। अच्छा मेरे पास है, कोई बात नहीं, तब तो मैं बढ़ा ही लूंगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा, मैं देख लेता हूँ आवाज कम है क्या। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, हाँ आवाज थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं यार, एक तो ये चलता नहीं। सर करिए ना वहां से, चलिए आवाज बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, कोई बताएगा। तो आप सबको पता है भैया रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बोलो सर रस के प्रवर्तक की अगर बात करें, प्रवर्तक तो कौन है, भरत मुनि साहब है। कौन है, बोलो सर भरत मुनि साहब है, भरत मुनि बताया भी था मैंने। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है इसका, सर्वप्रथम उल्लेख, तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, बोलो सर सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में। अब ये मत समझिएगा कि ये सब पूछा नहीं गया था तो फिर से नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोलो सर रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ए वाला हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोलो सर जुगुप्सा होता है। क्या बोलेंगे? आज तो एक तो बहुत घटिया उसमें मुझे डाल दिया है, जुगुप्सा होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोले सर उत्साह होता है, याद रखिएगा। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोले सर भय होता है। क्या सभी को याद रहेगा? अभी आवाज आ रही है क्या? ज्यादा हो गई सर? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोरठा के द्वितीय चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताइएगा। क्या कह रहा है? अब बढ़ाइए, अब आ जाएगा सेट, थोड़ा सा बढ़ाइए ना। हाँ अभी आ रही है आवाज सर। आप इधर आइए ना साइड में, मैं कर लेता हूँ। चलिए अभी आ रही ना आवाज? बहुत बढ़िया, शानदार। अब आ जाओ, यहाँ क्या कह रहा है? सोरठा की बात कर रहा है। देखो आपने दोहा में तो सुना होगा, दोहा में कितनी मात्राएं होती? बोल सर दोहा में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? बोल सर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ठीक इसका उल्टा विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है? बोल सर सोरठा में आपकी 11 पहले और तीसरे में, उसके बाद 13 दूसरे और चौथे में। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है सोरठा के द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं? 13। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रत्येक चरण में, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा सर। कमेंट भी तो दिखा दीजिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म होता है? ये बताना था आपको, और इसको बहुत अच्छे से मैंने आपका बताया भी था, शायद आपको पता हो। लाओ आज फिर बता देता हूं, यहाँ पे समझिएगा। अगर कभी भी पूछे उपमा अलंकार के, क्या पूछे? उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं बताइएगा? अंग, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं मेरे भाई? समझिएगा सभी लोग। पहला कौन सा होता है? बोलो सर पहला होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं उपमेय। क्या बोलेंगे? उपमेय बोलेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। दूसरा कौन सा होता है? बोलो सर दूसरा होता है आपका उपमान। क्या कहेंगे? दूसरा आपका उपमान होता है, ध्यान रखिएगा, उपमान। सेशन को यार शेयर करो सभी लोग। कल से मैं नई सीरीज लेके आऊंगा, कल से मैं फिर नई सीरीज लेकर के आऊंगा। देखिए सर क्या दिक्कत है। चलिए, और तीसरा कौन सा होता है? बोलो सर तीसरा होता है आपका वाचक शब्द। क्या बोलेंगे? वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द बोलते हैं। और चौथा कौन सा होता है? बोलो सर चौथा होता है आपका साधारण, साधारण या क्या कह रहा है? समान धर्म। साधारण या समान धर्म की बात करता है। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन छपेगा अगली बार भी। उपमेय किसे कहा जाता है? बोलो सर जिसकी उपमा दी जाए। क्या बोलेंगे? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। यहाँ पे तुलना की जाती है ना, तो जिसकी तुलना की जाए उपमा, उपमेय हो गया। जिससे तुलना की जाए, क्या बोलेंगे? जिससे, जिससे तुलना की जाए। क्या बोलेंगे? जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए। जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उपमान। वाचक शब्द तुलना करने में सहायक शब्द, तुलना करने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाचक शब्द। ठीक है, तो कौन कौन से? जैसे आपने कहा सा हो गया, सी हो गया, से हो गया, सा सी से, सम समान सदरस, सम समान समान सदरस सरिस, ये जो शब्द होते हैं ना आपके, ये आपके क्या है? वाचक शब्द। साधारण धर्म, जो तत्व, क्या बोलेंगे? जो गुण, जो गुण उपमेय, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो, दोनों में विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे क्या कहते हैं? बोलो सर उसे, प्लीज डेली प्रैक्टिस कराइएगा, डेली प्रैक्टिस होगी। उसे क्या कहते हैं? बोलो सर उसे साधारण धर्म कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, इनका क्या नाम है भाई? इनका नाम है हर्ष जी। मैंने यहाँ पे कहा हर्ष कैसा है? तो बोलो सर चांद सा सुंदर है। हर्ष चांद सा सुंदर है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, हर्ष कैसा है? चांद सा सुंदर है। तो किसकी तुलना की जा रही है? हर्ष की। हर्ष क्या हो गया भैया? हर्ष उपमेय हो गया। किससे तुलना की जा रही? चांद से। चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। तुलना करने में सहायक शब्द कौन सा है? बोलो सर सा। ये क्या हो गया? बोलो सर इसको वाचक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको वाचक शब्द कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका चांद भी सुंदर है और हर्ष भी सुंदर है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका दोनों में विद्यमान है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको साधारण या समान धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान धर्म कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये अंग किसके हैं? तो बोले सर उपमा के हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, एक्सप्लेनेशन आपका ये वाला था, कई लोग इसको समझ नहीं पाए थे। चैप्टर वाइज विच प्रैक्टिस मोर वर्ड्स डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लीज सर जी। यार एक तो हिंदी की क्लास में हो,
और उसके बाद पूरा कमेंट लिख दिए हो इंग्लिश में, मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन आया था। ये कैसा क्वेश्चन आया था? पेचीदा क्वेश्चन आया था, और कई लोगों ने इसका आंसर गलत भी किया था। तो जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग भी हो, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी के सभी। अब देखो यहां पे क्या शब्द लिखा है बोलो सर? यहां पे शब्द लिखा है भाग। क्या शब्द लिखा है बोलो सर? भाग लिखा है। तो कहें भाग अर्जुन भाग, एक भाग का मतलब क्या हो गया? भागना हो गया, क्रिया हो गई। बोलो हाँ या ना? भाग धातु है। एक भाग का मतलब कहें हम चोरी करके लाए हैं, हम इतना कमाए हैं, हमारा एक भाग कहां गया? एक भाग का मतलब क्या हो गया? एक भाग का मतलब बांटना हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक भाग का मतलब क्या होता है बोलो सर? हिस्सा होता है। एक भाग का मतलब ब्याज नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा बोलो सर? राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा आपका गलत हुआ था, कोई बात नहीं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। अब देखिए यहां कह रहा जा चुका है, तो चुका क्या है बोलो सर? क्रिया है, और उसके बाद है लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, इसका पोस्टमार्टम लीजिएगा पहले। संदिग्ध वर्तमान में ऐसे आएगा, रहा होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, रहा होगा, रही होगी, रही होगी। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दें आपको, या फिर रहे होंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग, या ऐसे ही प्रैक्टिस कराएं आपको, रहे होंगे। ठीक है, या फिर आ जाएगा ता होगा, ऐसे आ जाएगा ता होगा, ती होगी, ती होगी लास्ट में मिलेगा, ती होगी, या फिर ते होंगे मिलेगा। तो ये क्या हो गया बोलो सर? ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका संदिग्ध वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है? पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? क्रिया के ठीक बाद क्या लगा होगा? या तो था होगा, या थी होगी, या थे होगा। ठीक है, सामान्य वर्तमान में क्या होता है? ऐसे लगा होगा, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ती है, और ते हैं, ते हैं, ऐसे लगा होगा। या फिर ताहू लगा होगा लास्ट में, या फिर तीहू लगा होगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो अगर क्रिया के ठीक बाद है लग जाए, ये आसन्न भूतकाल आता है। और मैंने आपको बताया था आसन्न भूतकाल और आपका पूर्ण वो आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल एक जैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे साफ लिख दिया है कि भैया ये आसन्न भूतकाल भी है और पूर्ण वर्तमान काल भी है, अर्थात आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? पाठ के अनुसार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है बताना है आपको। अब देखिए ये भी आसान है। कृतवाच्य में मैंने दो कंडीशन आपको दी थी, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा था कभी भी अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति हो तो कृतवाच्य होगा, या फिर कर्ता विभक्ति रहित हो। कैसा हो? कर्ता विभक्ति रहित हो, मतलब कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति ना लगी हो। अब यहाँ कह रहे राम अभी सोएगा, राम क्या है? देखो यहाँ पे कहेंगे सर राम कर्ता है, कर्ता के साथ देखो कोई विभक्ति है नहीं है। जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी तो ये क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। जिस बच्चे का मैं पेपर सॉल्व करवा रहा था यहाँ पे, तो आपने देखा होगा उसने शायद कर्मवाच्य यहाँ पे लगाया था, जो कि गलत है। कर्मवाच्य के बारे में आप सबको पता है क्या होता है। बोल सर कर्मवाच्य की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा भाई? कर्ता होगा, पहले वाक्य में क्या होगा? कर्ता होगा। कर्ता के बाद क्या होगा? या तो से विभक्ति होगी, या क्या विभक्ति होगी? से या के द्वारा विभक्ति होगी, से या के द्वारा विभक्ति होगी। आज मुझे बोर्ड बहुत खराब मिला है, द्वारा विभक्ति होगी। ठीक है, उसके बाद जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? बोलो सर कर्म होगा, कर्म होगा, कर्म और क्या होगा? बोलो सर और क्रिया होगी, कर्म और क्रिया होगी, ये कंडीशन। और यहाँ क्या होगा? बोलो सर यहाँ पे केवल कर्म होगा और क्रिया होगी। दो आपके वाक्य बनते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, धाक बैठाना। तो यहाँ पे धाक बैठाना मतलब प्रभाव स्थापित करना होता है। क्या बोलेंगे? प्रभाव जमाना या प्रभाव स्थापित करना। ठीक है ना, प्रभाव स्थापित करना, स्थापित करना कह सकते हैं, करना या प्रभाव जमाना। और व्यर्थ काम करना मतलब मक्खी मारना या भाड़ झोंकना बोल देंगे। क्या बोलेंगे? भाड़ झोंकना बोल देंगे, भाड़ झोंकना। उसके बाद क्या कह रहा है? आक्रमण करना। यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? प्रश्नवाचक है, विधिवाचक है, विधि बोधक है, निषेध बोधक है, निश्चय बोधक है। तो ये क्या हो जाएगा? बोल सर ये आपका निश्चय बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो बोल सर इसको रत्नाकर कहा जाता है। इसको रत्नाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहेंगे सर रत्नाकर कहा जाता है। और इसको अर्णव के नाम से भी जाना जाता है। अर्णव बोलते हैं, सागर बोलते हैं। क्या कहेंगे? सागर बोला जाता है। और जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे या तो धी लगा देना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे निधि लगा देना, निधि। और जितने भी आपके जल वाले या पर्यायवाची हैं उनके पीछे क्या लगा देना? धाम लगा देना।
ये सब किसके बन जाएंगे, समुद्र के। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर रत्नाकर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। वैराग का क्या होता है, बोलो सर संन्यास होता है, क्या बोलेंगे, संन्यास होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैराग धारण कर लिया, आप क्या हो गए, तपसी हो गए, तपस्वी, ठीक है ना, तपस्वी बोल देंगे, वैरागी वैसे बेसिकली बोला जाता है, संन्यास बोल देंगे। और क्या कहा जाता है, बोले सर योग कह दिया जाता है, योग। यहाँ पे कह रहा भव कैसे कहा जाता है, तो बोले सर भव जो है शिव जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बोले सर भव जो है वो शिव जी को कहा जाता है। भोर का मतलब क्या होता है, भोर का मतलब सुबह होता है, भोर का मतलब प्रातः होता है, ध्यान रखिएगा, प्रातः। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो डी वाला क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। मेघ और मेध में क्या अंतर है बताइएगा। मेघ का मतलब हो गया बादल, बादल, और मेघ का मतलब होता है यज्ञ, क्या होता है उस मेध का मतलब क्या होता है, यज्ञ होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बादल और यज्ञ हो जाएगा। कहां पे लिखा हुआ है, बोलो सर ये वाला, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे। स्त्री जो अभिनय करती है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, नर्तकी, स्त्री जो नृत्य करती है, स्त्री जो नृत्य करती है, नृत्य करती है, स्त्री जो नृत्य करती है उसे क्या कहा जाता है, नर्तकी, ठीक है। और स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे अभिनेत्री। और स्त्री जो गायन करती है, स्त्री जो गाती है, क्या बोलेंगे, स्त्री जो गाती है उसे क्या बोलेंगे, उसे गायिका कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसरोवर किसकी रचना है बताइएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे मानसरोवर, सेवा सदन, मैंने कहा था ना मुंशी प्रेमचंद वगैरह को याद कर देना। सेवा सदन हो गई, रंगभूमि हो गई, रंगभूमि खूब लिखाया था आपको, रंगभूमि क्या बोलेंगे, कहेंगे सर रंगभूमि। और क्या कहेंगे, कर्मभूमि, कर्मभूमि। और इनकी क्या नाम है, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गबन बोल देंगे, गोदान बोल देंगे, गोदान बोल देंगे, ठीक है। मंगलसूत्र इनका उपन्यास है, मंगलसूत्र। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा इन्हीं की रचना है, दरोगा। दो बैलों की कथा इन्हीं की रचना है, दो बैलों की कथा किसकी रचना है, बोलो सर इन्हीं की रचना है, ठीक है। ये कौन है, आपके मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महादेवी, ये सारे लिखवाए थे मैंने। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी है, बोलो सर यामा है, यामा जिसके लिए क्या मिला था इनको, यामा जिसके लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ, अच्छा ज्ञानपीठ वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और क्या बोलेंगे, कैंसर, यामा है इनकी। नीरजा इनकी एक रचना है, नीरजा इनकी एक रचना है। निहार याद रखिएगा सभी लोग, निहार बोल देंगे। इनकी एक रचना है, गिल्लू बोलेंगे, क्या कहेंगे, गिल्लू है, ठीक है, गिल्लू बोल देंगे। स्मृति की रेखाएं बोल देंगे, स्मृति की रेखाएं इन्हीं की रचना है, स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र भी इन्हीं की रचना है, अतीत के चलचित्र। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें, आप लोग एक्सप्लेनेशन में मजा नहीं ले रहे हो। रस मीमांसा किसकी रचना है, बोलो सर रस मीमांसा इनकी रामचंद्र शुक्ल जी की है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ही लिखा है, ठीक है ना। तुलसीदास और कई सारी रचनाएं इन्होंने करी है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो मीराबाई संत रैदास जी की शिष्या थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध नहीं रखती, आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं सौरसैनी से आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है, कौन सी निकली है, बोलो सर पश्चिमी हिंदी निकली है, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की कितनी उपबोलियां, तो बोलो सर इनकी 5 उपबोली है, ध्यान रखिएगा। कितनी है, 5 उपबोली है, ध्यान रखेंगे। 5 उपबोली कौन कौन सी हैं जरा देखिएगा। तो बोलो सर पहली कौन सी, ध्यान देंगे, पहली आपकी हो जाएगी कौन सी, बोलो सर खड़ी बोली, खड़ी बोली सभी समझेंगे अच्छे से। खड़ी बोली जिसको क्या कहा जाता है, बोलो सर जिसको कौरवी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कौरवी के नाम से। दूसरी कौन सी होती है, बोलो सर दूसरी आपकी हरियाणवी होती है। कौन सी होती है, हरियाणवी। हरियाणवी किस नाम से जानी जाती है, बोलो सर बांगरू के नाम से। किस नाम से, बोलो सर बांगरू के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद आपकी ब्रज भाषा आती है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के बाद कौन सी आती है, बोलो सर ब्रज भाषा के बाद आपकी कन्नौजी आती है। कन्नौजी के बाद कौन सी आ जाएगी, बोलो सर कन्नौजी के बाद आपकी बुंदेली आ जाएगी। कौन सी आएगी, बोलो सर बुंदेली आ जाएगी। अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, कौन सी नहीं है, पश्चिमी हिंदी की संबंध रखती है, अच्छा ये पूछ रहा है। तो बांगरू रखती है, ऑप्शन नंबर ए सबका राइट हो जाएगा, सबका सही है ना। राजस्थानी हिंदी में कौन सी, बोले सर मारवाड़ी आती है, ध्यान देंगे सभी लोग। मारवाड़ी ये भी आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से ही निकली है, राजस्थानी, ठीक है ना। ओ सॉरी, कहां से, पश्चिमी हिंदी से ही निकली है।
अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सौरसैनी से निकली है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोल आपकी राजस्थानी और गुजराती। मारवाड़ी आ जाती है आपकी, मालवी आ जाती है, मालवी, ठीक है ना। और कौन सी बोले सर, जयपुरी आ जाती है, जयपुरी, जयपुरी आ जाती है। तो मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, और कौन सी एक और आती है, मेवाती, क्या बोलेंगे, मेवाती। ये 4 आती हैं आपकी। अच्छा, उसके बाद अवधी बघेली, अवधी बघेली, और इसी में एक जोड़ लीजिएगा छत्तीसगढ़ी। कौन सी, छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कहां से आती हैं, तो बोले सर ये आपकी निकलती हैं पूर्वी हिंदी से। कहां से निकलती हैं, बोले सर ये निकलती हैं पूर्वी हिंदी से। कहां से, तो इधर लिख देता हूं मैं, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से, ठीक है। उसके बाद भोजपुरी कहां से आती है, तो बोले सर इधर लिख देता हूं, एक आती है आपकी मागधी। तो मागधी से आपकी कौन सी निकलती है, बोले सर बिहारी निकलती है, बिहारी। और बिहारी आपकी 3 भागों में बट जाती है, मतलब 2 भागों में बटती है। तो एक में क्या निकलती है, बोले सर एक में निकलती है मैथिली, इसको समझ लीजिएगा। एक से क्या निकलती है, मैथिली। एक से निकलती है आपकी मगही। और एक से कौन सी निकलती है, बोले सर एक से निकलती है आपकी भोजपुरी। ध्यान रखिएगा सभी लोग। बोलो हो गया ना पूरा पोस्टमार्टम, समझ आया क्या सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे सभी के सभी। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, बताइएगा जो सही है। जो पहले ना हुआ हो उसे होनहार नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाता है, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं कहा जाता, शत्रु को जीतने वाला शत्रुंजय कहलाता है। क्या कहेंगे, शत्रुंजय कहा जाता है इसको। अजात शत्रु किसे कहा जाता है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो या पैदा ही ना हुआ, ठीक है। आदि से अंत तक आद्योपांत कहा जाता है, बोल सर एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहा जाता है, अपठित बोलेंगे। और जो पढ़ने योग्य ना हो, क्या बोलेंगे, पढ़ने योग्य ना हो। तो जो पढ़ने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है, अपठनीय कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद। तो निर्वाद का मतलब क्या होगा, देखो निर्विवाद का मतलब होता है जिसमें विवाद ना हो, तो विवाद रहित हो जाएगा एक तो। और निर्विवाद का मतलब विवाद रहित हो गया, और निर्वाद का मतलब निंदा हो गया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। तो गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो यहाँ मेरे तरफ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल सर यहाँ पे मेरी तरफ होगा, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। डी वाला आंसर क्या है, राइट है, मतलब गलत है, बाकी सारे सही है। कह रहा निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा सांप का सांपिन होता है, तनुज का तनुजा होता है, चूहा का चूहिया होता है। सही है, सही है, सही है, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोल सर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है यहाँ पे वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइएगा। तो वधु का क्या हो जाएगा, बोल सर वधुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, वधुएं हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, किसको दे रही है भैया, माँ बच्चे को मिठाइयां दे रही है। बा ने बच्चे को मिठाई दी, क्रिया किसके अर्थ में आ रही है, देने के अर्थ में। तो जब देने के अर्थ में क्रिया आ जाए, ठीक है, और बच्चे को दे रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, क्योंकि जब क्रिया देने के अर्थ में होती है तो को विभक्ति आती है संप्रदान कारक में। क्लियर हुआ सभी को, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जरा बताइएगा। ओष्ठ है, मृत्तिका है, उल्लू है, वानर है। वानर का क्या होता है, बंदर होता है, तद्भव, ठीक है। ओष्ठ का क्या होता है, बोल सर ओठ होता है, तद्भव, ओठ। मृत्तिका का क्या होता है, बोल सर मिट्टी होता है, तद्भव, क्या बोलेंगे, मिट्टी होता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। उल्लू क्या है, तद्भव शब्द है आपका, इसका क्या होता है कैंसर, इसका उलूक होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, जरा बताएंगे। सांवला है, शुष्क है, सींग है और सीख है, ठीक है ना, सीख है। अब देखिएगा सींग का क्या होता है, तत्सम बोले सर श्रृंग होता है, श्रृंग होता है। सीख का तत्सम क्या होता है, बोले सर शिक्षा होता है। सीख का क्या हो जाएगा, बोले सर शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। शुष्क का क्या हो जाएगा, बोले सर सूखा, एक मिनट। सांवला का क्या हो जाएगा, बोले सर सांवला का श्यामल हो जाएगा, श्यामल। ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। शुष्क का क्या हो जाएगा, शुष्क इधर तत्सम है, शुष्क का सूखा, ये तद्भव लिख गया। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। क्या सभी ने बी किया था, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो चांदनी को क्या कहा जाता है, बोले सर चंद्रकला कहा जाता है, चंद्रकला। चांदनी को क्या कहा जाता है, बोले सर चंद्र प्रभा कहा जाता है, चंद्र प्रभा। ध्यान रखेंगे सभी लोग।
चांदनी को और क्या कहा जाता है बोल सर? इसको चंद्रातप कहा जाता है, चंद्रातप बोलेंगे। इसको ज्योत्सना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ज्योत्सना कहा जाता है। इसको कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बोले सर? कौमुदी बोलते हैं, कौमुदी, कौमुदी बोला जाता है। अब ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रिका भी बोला जाता है, ऐसा नहीं है, चंद्रिका भी बोल देंगे, चंद्रिका भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? कैंसर इसको चंद्रिका भी कहा जाता है। इसमें राइटिंग ऐसी बनेगी, बोर्ड गड़बड़ है। मंदाकिनी किसका है बोले सर? मंदाकिनी गंगा का है। चंद्रहास या तो चांदी का होता है या फिर तलवार का होता है। किसका होता है? तलवार और चांदी दोनों का होता है। ठीक है। कौमुदी और ज्योत्सना, आंसर कौन सा हो जाएगा बोले सर? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो ललना शब्द है ना, ललना, ये किसका होता है बोले सर? ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। बोलो क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद बताइएगा कौन सा है। तो कौन क्या हो गया बोल सर? ये तो प्रश्नवाचक हो गया। कौन सा हो गया बोल सर? ये प्रश्नवाचक है। कौन क्या कहां कैसे? क्या भी प्रश्नवाचक है, कुछ क्या है, ये आपका अनिश्चयवाचक है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। बचा कौन सा बोलो सर? यह क्या है? आपका निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवीश्वर, कवीश्वर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कवीश्वर। आप क्या कहोगे? आप कहोगे फिर से सर दीर्घ संधि आ गई। कौन सी संधि आ गई बोलो सर? फिर से दीर्घ संधि आ गई। अब इसको जरा यहाँ इधर करिएगा, इसको जब तोड़ोगे यहाँ से क्या निकलेगा बोलो सर? यहाँ से कवि निकलेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो सर? ईश्वर निकलेगा। लाओ अच्छा करके बता देता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कवीश्वर लिखा हुआ है, कवीश्वर। ठीक है। दीर्घ संधि का दूसरा नियम जानते हो क्या कहता है? दीर्घ संधि का दूसरा नियम कहता है कि ई और ई का योग जब ई और ई से होता है तो हमेशा क्या बनेगा बोलो सर? बड़ी ई ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, जिसकी मात्रा ये। इसको तोड़िए मेरे साथ में जरा। जैसे ही तोड़ोगे यहाँ से क्या निकलेगा? कब निकलेगा? हलंत लगाएंगे, यहाँ पे बड़ी की मात्रा बाहर, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना। ये कब आया होगा बोले सर? ये आया होगा जब ई और ई में से कोई एक इधर रहा होगा, ई और ई में से कोई एक इधर रहा होगा। इसको इसके साथ ठोको, इसको इसके साथ ठोको। यहाँ क्या आ जाएगा बोले सर? कवि आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा बोले सर? ईश्वर आएगा। तो कवि धन ईश्वर, देखो कहीं पे लिखा है क्या? कवि धन ईश्वर लिखा है क्या? कवि धन ईश्वर कहाँ लिखा है? कवि धन ईश्वर बोले सर ऑप्शन नंबर डी वाले में। क्या सभी ने यही किया था पेपर में? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अच्छा एक चीज, हाँ देखो, एक तो यहाँ पे ये जो ये वाला एक चिन्ह है और एक ये वाला चिन्ह है। तो जो ये वाला चिन्ह है इसको क्या बोलेंगे कैंसर? इसको एकल, एकल उद्धरण, उद्धरण या अवतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतरण। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे नहीं है ना। फिर ऑप्शन में कौन सा है बोलो सर? फिर आपका ऑप्शन में ये वाला बचा है। कौन सा बचा है? तो बोले सर फिर ये वाला ऑप्शन में बचा है। ये कौन सा है बोलो सर? ये आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। कौन सा है? प्रश्न सूचक चिन्ह। ध्यान रखिएगा। अर्धविराम कैसे लगता है बोलो सर? अर्धविराम ऐसे लगता है। कोष्ठक आपको बता चुका हूं, निर्देशक भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो ना तो इसे तौला नापा जा रहा है, ना गिना जा रहा है, ना सर्वनाम है। यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोग कर दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे सभी के सभी। कह रहा निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? क्या लगा करके देखो भैया, लगाओ। क्या? वह छत पर, क्या वह छत पर, वह क्या है छत पर? नहीं पता। राम मंदिर अयोध्या में बना है। राम मंदिर अयोध्या में क्या बना है? नहीं पता। हाथी क्या सो रहा है? नहीं पता। लेकिन उसने क्या खरीदा? खिलौना। डी वाला आंसर क्या हो गया? सकर्मक है। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों आपकी अकर्मक है। कैसे हैं? ये अकर्मक है। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? जरा बताइएगा। तो बोले सर इसको जब तोड़ोगे यहां से क्या निकलेगा भाई? भौतिक निकलेगा। और उसके बाद एक प्रत्यय लगा हुआ है, ओ सॉरी, बड़ी की मात्रा, ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार, क्या सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट है आप तो बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में। भैया क्लास में हूं, क्लास के बाद करता हूं। सॉरी। निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा बताइएगा। इसको जब तोड़ेंगे ना, यहां से निकलेगा निर, और उसके बाद आ जाएगा अभि, और उसके बाद आएगा मान। मान क्या है बोलो सर? मूल शब्द है। अभि क्या है बोलो सर? उपसर्ग है। और यहाँ पे निर क्या है बोलो सर? ये भी उपसर्ग है। ठीक है ना। ये भी क्या है बोलो सर? ये भी उपसर्ग है। सबसे पहला उपसर्ग कौन सा आएगा? सी वाला आ जाएगा। बहुत कॉल्स आ रही हैं यार। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सही समास विग्रह नहीं हुआ है?
किसमें समास विग्रह सही से नहीं हुआ है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, थक गए हो तो बता देना। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, बोले सर बिल्कुल सही है। संप्रदान तत्पुरुष की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बोले सर संप्रदान तत्पुरुष की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है वेद और पुराण, वेद और पुराण बिल्कुल सही है। वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, क्या होगा बोले सर, नहीं नहीं समाहार द्वंद्व होगा, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व हो जाएगा, मतलब द्वंद्व समास है। कौन सा है बोलो सर, यहाँ पे आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 9 प्रकार की निंदियां, देहलता। अब देखो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्यों प्यारा है मैं बता दूं। यहां पे 2 चीजों में तगड़ा वाला डाउट है, लेकिन कह रहा 9 निधियां, 9 प्रकार की निधियां, ये बात सही हो रहा है, या यहाँ पे 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण, तो ये तो सही हो रहा है, लेकिन कई लोगों ने इसको गड़बड़ किया है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 निधियों का क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9 निधियों का समाहार, या समाहार या समूह, समाहार बोल देंगे। 9 निधियों का समाहार द्विगु समास है, और 9 प्रकार की निधियां, बात एक ही है। देह लता में क्या होता है, बोले सर देह रूपी लता होता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर देह रूपी लता होता है, लता होता है, ना कि लता रूपी देह होता है। तो यहाँ पे 4 वाला डी वाला आंसर होगा आपका, ठीक है ना, डी वाला आंसर होगा, और ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास है, कौन सा है, कर्मधारय समास है। इसमें भी कई लोग गड़बड़ करके आए थे कंफ्यूजन में, ठीक है। चलिए ये दूसरी शिफ्ट का है। आकर्षण का विलोम क्या होता है, अनाकर्षण, दुराकर्षण, पराकर्षण या विकर्षण। तो अनाकर्षण और विकर्षण दोनों दिए हो तो हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे, विकर्षण को देंगे। हालांकि अनाकर्षण भी होता है आकर्षण का विलोम, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे, प्रायोरिटी हमेशा विकर्षण को देंगे। ये सेकंड शिफ्ट वाला स्टार्ट हो गया। अब कह रहा है सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना, इसके लिए लोकोक्ति क्या होगी, एक अनार 100 बीमार, मतलब मांग अधिक बोल देंगे। मांग क्या है, कहेंगे सर अधिक है, अधिक है, आपूर्ति कम है। आपूर्ति क्या है, बोलो सर आपूर्ति कम, डिमांड ज्यादा है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, एक दोष के ऊपर, एक दोष के साथ, दोष के साथ दूसरा दोष, दूसरा दोष लगना। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या हो गया, आवश्यकता से बहुत कम, क्या बोलेंगे, आवश्यकता से कम। अब कह रहा आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब क्या हो गया, सब और की विपत्ति हो गई, बी वाला आंसर राइट हो गया। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा। अब देखिए शोक किसका होता है, कहेंगे सर करुण रस का, और मैंने बताया भी था पूछेगा तो शांत रस से जरूर पूछेगा। जुगुप्सा किसका होता है, बोले सर विभत्स रस का, विभत्स रस का। क्रोध किसका होता है, बोले सर रौद्र रस का, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये रौद्र रस का होता है आपका स्थायी भाव, रौद्र रस का। और निर्वेद किसका होता है, बोले सर शांत रस का, ऑप्शन नंबर सी राइट। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन सा होता है, सोठा होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। पहले और तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। रोला क्या होता है, रोला में 24 मात्राएं होती है प्रत्येक छंद में, याद रखिएगा। बरवे में क्या होता है, 12 प्रत्येक चरण, मतलब 12 पहले तीसरे में, उसके बाद 7-7 दूसरे चरण, मतलब दूसरे और चौथे में, बरवे मतलब 12। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, ठीक है। अगला कह रहा है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। खूब पढ़ा है आप लोगों ने। यहाँ पे पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन पानी के अर्थ अलग अलग है। पानी गए ना उबरे, मोती, मोती के लिए पानी क्या है, चमक है। मानुष, मनुष्य के लिए पानी क्या है, बोले सर उसकी प्रतिष्ठा है, कहीं यार तुम्हारे आंखों का पानी मर गया है, धर्म प्रतिष्ठा। चून के लिए, चिड़िया चुनगन के लिए उसका क्या है, जीवन है। तो पानी शब्द एक बार आया, अर्थ कई सारे हैं, इसका मतलब यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यमक अलंकार में आप सबको पता है भैया, या क्या होता है, कहेंगे सर शब्द की आवृत्ति होती है। यहाँ पे क्या होती है, शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति, अर्थ अलग अलग, लेकिन अर्थ कैसे होते हैं, बोलो सर अर्थ अलग होते हैं सभी, ओके। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, किसकी, वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पे वर्णों की रिपीटेशन होती है, याद रखिएगा। इसके 5 भेद होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता है, आपको बताना है। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है मेरे भाई जो भेद से संबंध नहीं रखता है। थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा, जितने लोग हैं सभी लोग। अब भेद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बोलो सर भेद। तो एक भेद का मतलब क्या होता है, बोलो सर एक भेद का मतलब होता है रहस्य। क्या होता है, रहस्य होता है। एक भेद का मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है, भिन्नता, भिन्नता। एक भेद का मतलब कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। एक भेद का मतलब रहस्य हो गया, भिन्नता हो गया, प्रकार हो गया।
एक भेद का मतलब अंतर होता है, अंतर, ठीक है, अंतर भिन्नता एक ही बात है, लेकिन भेद का मतलब मूल्य नहीं होता। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, बताइएगा। ता है, ती है, ते है, आपको बताना कौन सा होगा। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, रहा है, ऐसे शब्द मिलेंगे, रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं, रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, ऐसे मिल जाएंगे। या फिर रहा हूं मिल जाएगा, रहा हूं और रही हूं, ये तात्कालिक वर्तमान या फिर इसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। संदिग्ध वर्तमान बता चुका हूं। सामान्य भूतकाल की बात करें तो केवल क्रिया होगी, क्रिया के ठीक बाद कोई भी सहायक क्रिया वगैरह नहीं होगी। अब कह रहा ता है, ती है, ते हैं, ये आपके सब सामान्य वर्तमान काल की होती हैं। बी वाले आंसर राइट हो जाएगा, बहुत शानदार। अगला कह रहा उमा से पढ़ा नहीं जाता। अब उमा देखो यहाँ पे क्या है, बोल सर कर्ता है, कर्ता के साथ से विभक्ति लगी हुई है, ठीक है, कर्म है नहीं, यहाँ पे केवल क्रिया है। और क्रिया ये कैसी, बोले सर पढ़ना सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, भाववाच्य लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्म होता तो आप कर्मवाच्य लिख सकते थे। कह रहा है कान पर जूं ना रेंगना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत दुख होना, बदनाम करना। तो बदनाम करना मतलब कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। उसके बाद कह रहा है कान पर जूं ना रेंगना, इसका मतलब क्या हो जाना, कुछ असर ना पड़ना। हिम्मत टूटना मतलब दम वो हो जाना। समस्त का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। समस्त का मतलब क्या होता है, बोल सर समस्त का मतलब संपूर्ण होता है। समस्त का मतलब प्रचुर होता है। समस्त का मतलब पर्याप्त होता है। क्या बोलेंगे, पर्याप्त बोलेंगे, पर्याप्त, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। विकास का क्या होता है, बोल सर विकास का पर्यायवाची वृद्धि। उत्कर्ष बोल देंगे, क्या बोलेंगे कैंसर, उत्कर्ष बोल देंगे, उत्थान बोल देंगे। वरदान का क्या होता है, वरदान मतलब आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, कृपा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कृपा की। वृद्धि का मैं बता चुका हूं, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा वह बिल्कुल थक गया है। आपने कहा कितना थक गया है, तो कह रहा बिल्कुल थक गया है। यहां पे कौन सा होगा, जरा कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग आंसर करिएगा, जितने लोग भी हो, आपको देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर कर दो स्पीड में। कितना थक गया है, बोले बिल्कुल थक गया है। तो जब बिल्कुल थक गया तो नापतोल बता रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। मृदु का मतलब क्या होता है, बोले सर मुलायम होता है, मुलायम होता है। मृदु का मतलब मृदुल भी होता है, ध्यान रखिएगा, मृदुल बोल देंगे। मृदु का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, मृषण, मृषण बोला जाता है, मृषण भी बोल देंगे। चिकना भी बोल देंगे, क्या कहेंगे, चिकना बोल देंगे। लचीला बोल देंगे, लचीला, लचीला बोल देंगे। मृदु का मतलब क्या होता है, बोल सर कोमल भी होता है, कोमल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मृषण भी होगा, अच्छा मृषण मैंने ऐसे लिख दिया है, अब देखो यहाँ पे कूल नहीं होता। कूल का मतलब क्या हो जाएगा, बोल सर कूल का मतलब किनारा होता है, किनारा बोलते हैं, तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किनारा बोलते हैं, तट बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक युग्म, दिन और दीन, ये आसान है। दिन मतलब दिवस हो गया, दिन का मतलब दिवस हो गया, दीन का मतलब गरीब हो गया, निर्धन हो गया। क्या बोलेंगे, गरीब या निर्धन कह देंगे। निर्धन जिसको बोलते हैं अकिंचन बोलते हैं। तो दिवस और गरीब कहाँ लिखा हुआ है, बोलो सर ये लिखा हुआ है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है आंखों के सामने का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, परोक्ष होता है, प्रारूपता या प्रत्यक्ष। तो क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने ना हो। कह रहा पंचवटी निम्न में से किसकी रचना है, जरा बताइएगा। आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग। मैथिली शरण गुप्त की, हरिओंश साहब की है। तो प्रेम आपकी पंचवटी किसकी है, बोलो सर पंचवटी आपके मैथिली शरण गुप्त साहब की है, याद रखिएगा। किसकी है, तो कहेंगे सर पंचवटी जो है ये आपके मैथिली शरण गुप्त साहब की है, सभी लोग याद रखेंगे। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीरजा किसकी है, महादेवी वर्मा की है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, खूब बता चुका हूं। चंद्रवरदाई की कौन सी है, बोलो सर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो क्वेश्चन फंसे थे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं फंसे थे, क्वेश्चन सारे फंसे थे, आप लोग करके भी आए थे, लेकिन यही है कि भैया मामले डाउन हो गया तो क्या करोगे। यहाँ कह रहा है सबसे पहले कौन सी, तो कहेंगे सर सबसे पहले वैदिक संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, वैदिक संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत के बाद पाणिनि साहब अष्टाध्यायी ले आए, तो उसके बाद जो भाषा बनी आपकी वो कौन सी बन गई, बोल सर वो लौकिक भाषा बन गई। लौकिक भाषा के बाद कौन सी, बोल सर पाली बन गई। पाली, पाली जिसको क्या कहा गया, बोल सर जिसको प्राकृत कहा गया, प्राकृत, प्रथम प्राकृत कहा गया, प्रथम प्राकृत, और यह प्रथम देश भाषा भी कही गई, ठीक है। उसके बाद क्या बनी, बोल सर उसके बाद प्राकृत बन गई। प्राकृत को किस नाम से जाना गया, बोल सर इसको द्वितीय प्राकृत कहा गया, द्वितीय प्राकृत बोला गया। उसके बाद कौन सी बनी, बोल सर प्राकृत के बाद आपकी
क्या बोलते हैं, अपभ्रंश बन गई। अपभ्रंश, अपभ्रंश को भी कहा गया तृतीय प्राकृत कहा गया। क्या कहा गया इसको मेरे दोस्त, तृतीय प्राकृत लिखा गया, तृतीय प्राकृत। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद आपकी कौन सी आई, उसके बाद आपकी आ गई हिंदी। अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा हिंदी भाषा का विकास किससे, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो ये आपकी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है।